हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस को। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक से, दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? Capital structure refers to the capital mix that is composition of long term securities which constitute capital of the company। मतलब क्या है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें क्या आता है, जो भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है, ठीक है, वो सारी की सारी किसमें आ जाती है, कैपिटल स्ट्रक्चर में। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि मान लीजिए ये हमारी लाइबिलिटी साइड है, ठीक है, तो उसमें हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। मान लीजिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, 5 लाख की, और मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख की, और डेट है मान लीजिए 1 लाख के, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए कि क्रेडिटर्स यानी कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में, एक मिनट, मान लीजिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हैं हमारे 2 लाख के, ठीक है। तो जो टोटल लाइबिलिटी साइड है वो हमारी कितनी होगी, 10 लाख, राइट। तो इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, जो सारी की सारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, लाइबिलिटी साइड की जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं यानी कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, ठीक है, डेट हो, उस सारे को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। तो इसने क्या बोला है, इट इज़ अ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सच एज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एक्सेट्रा थ्रू विच द कंपनी रेज फंड्स। मतलब क्या है कि जितना भी हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, चाहे इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जिनसे हम अपनी कैपिटल रेज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। इन शॉर्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डेट इक्विटी मिक्स इन द कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। क्लियर। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए, जो हमारा लॉन्ग टर्म पोर्शन था, ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का जो पोर्शन था लाइबिलिटी साइड में, उसे हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। बट अगर उसमें हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को भी ऐड कर दें, ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर, बट अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को भी ऐड कर दे, तो ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, राइट। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, द एंटायर कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज एज वेल एज शॉर्ट टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज एज वेल एज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज प्लस शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, राइट। तो क्या बोला है, दस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट द एंटायर लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और हम इसे क्या बोल सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, जो एंटायर साइड है, एंटायर लाइबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की, उसे भी हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए, जो फाइनेंशियल मैनेजर है, ठीक है, उसे चूज करना होता है कैसा स्ट्रक्चर डेट इक्विटी का, ठीक है, कि कितना डेट लगाया जाए, कितनी इक्विटी लगाई जाए, कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को हम मैक्सिमाइज कर सके, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज कर सके। मतलब उसमें हम दो चीज़ें देखते हैं कि जो ओवरऑल कॉस्ट है ऑफ कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो, और जो रेट ऑफ रिटर्न है यानी कि जो हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं कैपिटल पे, वो हम मैक्सिमाइज कर सके। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, डेट इक्विटी का एक ऐसा रेशियो, एक ऐसा मिक्स डेट इक्विटी का जहां पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो, ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न है जो मैक्सिमाइज हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स हैं मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। कौन कौन से फैक्टर्स है जो वो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, मतलब क्या है कि जब भी हम देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देते हैं, नेचर ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस है जो हमारा किस टाइप का है, ठीक है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो एक ट्रेडिंग यूनिट है, वो एक सर्विस इंडस्ट्री है, किस टाइप का हमारा बिजनेस है। और हम क्या देखते हैं कि हमें रेगुलर इनकम हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो हमें रेगुलर इनकम है, ठीक है,
तो हम डेट को भी फाइनेंस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम डेट यूज़ करते हैं ना तो हमें एक फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट। हमें क्या पे करना पड़ता है, डेट में एक फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमें इनकम है जो वो रेगुलर है या नहीं। अगर तो रेगुलर इनकम है तो हम डेट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हमारी इनकम है जो वो इरेगुलर है, ठीक है, कभी इनकम हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इक्विटी को चूज़ करेंगे, राइट। इसलिए नेचर ऑफ द बिजनेस है जो वो बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। जब हम डेट इक्विटी मिक्स को देखेंगे कि कितना डेट यूज़ करना है, कितने इक्विटी यूज़ करना है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी देखेंगे। मतलब हम क्या करते हैं, हम कैपिटल स्ट्रक्चर में एक ऐसा मिक्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं जिसमें जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमाइज हो सके, ठीक है। हम डेट को एक चीपर सोर्स मानते हैं कि जो डेट है, ठीक है, जो डेट है वो एक चीपर सोर्स है। वो क्या है, एक चीपर सोर्स, मतलब एक सस्ता सोर्स है, ठीक है, कैपिटल का। पर हम क्या करते हैं कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज़ करी जाएंगे ज़्यादा डेट यूज़ करी जाएंगे, तो क्या होगा कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन बनना स्टार्ट हो जाएगा कि उन्होंने इंटरेस्ट पे करना ही करना है, जिससे फाइनेंशियल रिस्क राइज होगा। अगर फाइनेंशियल रिस्क राइज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इक्विटी शेयर्स हैं जो वो उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखनी पड़ती है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो, तभी हम कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हमें फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ठीक है, अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि हम कभी डेट को, यानी कि कभी हम कैपिटल को लगा सकते हैं, कभी उसको रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए कि कभी हमने डेट कैपिटल लगा दी, कभी रिडीम कर ली, कभी लगा दी, कभी रिडीम कर ली, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डेट यूज़ करेंगे, क्योंकि डेट क्या एक फ्लेक्सिबल सोर्स है, ठीक है। कभी भी हम डेट में पैसा लगा सकते हैं, मतलब, ठीक है, और कभी भी हम उसको रिडीम कर सकते हैं। बट अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है तो हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल का भी देखेंगे हम, क्या है कि हम अगर इक्विटी शेयर्स के थ्रू फंड्स रेज करते हैं, ठीक है, अगर हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू फंड्स रेज करते हैं तो जो हमारा कंट्रोल है कंपनी का, वो कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, कंट्रोल है जो वो बंट जाएगा, ठीक है, अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में। बट अगर हम कंट्रोल को नहीं बांटना चाहते, कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करना चाहते, कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इक्विटी यूज़ नहीं करेंगे, हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, डेट, तो हम डिबेंचर्स इशू करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ एसेट्स। उसके बाद हम एसेट्स देखते हैं कि जो फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, वो लोन के लिए सप्लायर को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे फिक्स एसेट्स हैं, बहुत सारे फिक्स एसेट्स हैं, तो वो इजीली डेट रेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सप्लायर्स हैं लोन के, ठीक है, लेंडर्स हैं, उन्हें एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि इनके पास एसेट्स हैं, कि अगर कल को ये नहीं पे कर पाए तो हम इनके एसेट्स हैं जो वो बेच के अपना पैसा ले सकते हैं, राइट। बट अगर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स नहीं है, एसेट्स हमारे पास कम है, तो हमें डेट रेज करने में मुश्किल आएगी, तो हमें इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ रेजिंग फंड्स, कि हम किस पर्पस के लिए फंड्स हैं जो वो रेज कर रहे हैं। अगर तो हम फंड्स रेज कर रहे हैं किसी परमानेंट पर्पस के लिए, कि हमें परमानेंट चाहिए, कि जैसे कि हमें बिल्डिंग में पैसा लगाना है, मशीनरी में पैसा लगाना है, ठीक है, तो हम इक्विटीज़ के थ्रू पैसा रेज करेंगे। बट अगर हमें 5 साल और 10 साल के लिए चाहिए पैसा, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो हम फंड्स हैं जो वो डेट्स के थ्रू रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में क्या है कि रिस्क है जो एक, ये तो आपको भी पता है कि जो रिस्क है वो एक मेजर सोर्स है, ठीक है, मतलब एक मेजर डिटर्मिनेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर का, कि जब हम डेट इशू करेंगे, राइट, ध्यान से सुनना, जब हम डेट इशू करेंगे तो क्या होता है कि हमारे पास एक फिक्स बर्डन बन जाता है कि हमें हर साल इंटरेस्ट पे करना ही करना है, राइट। तो ये कंपनी के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन बन गया कि उसे डेट के ऊपर एक इंटरेस्ट पे करना ही करना है,
राइट। तो ये जो फाइनेंशियल रिस्क है, ठीक है, मतलब अगर हमें अच्छी इनकम हो रही है, ठीक है, रेगुलर इनकम हो रही है, तो हम उसे इजीली पे कर सकते हैं। बट अगर हमें रेगुलर इनकम नहीं हो रही है तो ये हमारे ऊपर एक रिस्क बन जाता है, फाइनेंशियल रिस्क बन जाता है। मतलब अगर तो हम रिस्क बियर कर सकते हैं तो हम डेट इशू कर सकते हैं, राइट। बट अगर हम रिस्क बियर नहीं कर सकते तो हम डेट इशू नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट है पीरियड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि हमें कितने टाइम के लिए फंड्स चाहिए, कितने टाइम के लिए हमें फंड्स चाहिए यूज़ करने के लिए। अगर हमें फंड्स चाहिए एक लिमिटेड टाइम के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, ठीक है, हमें पता है कि हमें एक लिमिटेड टाइम के लिए ही फंड्स चाहिए, तो हम डेट यूज़ कर सकते हैं एक फिक्स पीरियड के लिए, उसके बाद हम उसे रिडीम कर देंगे। और अगर हमें पता है कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हैं, फंड्स हमें एक लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, यानी कि या तो हमें टाइम ही नहीं पता कि कितने टाइम के लिए चाहिए, या हमें पता है कि 25-30 साल के लिए चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए हमें फंड्स चाहिए, तो हम डेट्स को ना यूज़ करके हम क्या यूज़ करेंगे, इक्विटीज़ को यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट है प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के प्रेफरेंस भी देखेंगे कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो क्या चाहते हैं, मतलब उनका क्या टेस्ट है, उनकी क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं। अगर तो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो ऐसे हैं कि हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो हम डेट यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो वो इस तरीके के हैं कि हमें रेगुलर इनकम चाहिए, हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हम इक्विटीज़ को यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कंपनी लॉ के अंडर हो गया, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ, कि गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि इतने तक ही आप डेट यूज़ कर सकते हैं इस कंपनी में, या इतने तक ही आप इक्विटी रेज कर सकते हैं, ठीक है। ये डेट इक्विटी रेशियो है वो इतने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम उन रिस्ट्रिक्शंस को भी ध्यान में रखते हैं जब कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी भी हम देखते हैं। जैसे आप सबको पता है कि जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जो इंटरेस्ट होता है डिबेंचर्स पे, वो क्या है, एक टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है। यानी कि प्रॉफिट और लॉस में हम क्या करते हैं, इससे एक एक्सपेंस मानते हैं इंटरेस्ट को, जिससे हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कम शो होगा। नेट प्रॉफिट कम शो होगा तो हम टैक्स भी कम पे करेंगे। बट जो डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड एक टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं है, जिससे हमें टैक्स में कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो अगर हमें गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी कुछ ऐसी है कि हमें टैक्स बहुत ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम डिवेंचर यूज़ करेंगे, जिससे हमारा जो इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट है जो वो एक टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है, वो उसमें निकल जाएगा, तो हमें टैक्स है जो वो कम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो, उनकी पॉलिसीज़ भी देखेंगे जिनसे हमें लोन लेना है। अगर तो उनकी पॉलिसीज़ हैं जो ईजी हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, तो हम ज़्यादा डेट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी पॉलिसीज़ हैं जो हार्श हैं, वो अच्छी नहीं पॉलिसीज़ नहीं हैं, वो हार्ड पॉलिसीज़ हैं, तो हम डेट को ना यूज़ करके हम किसकी तरफ भागेंगे, इक्विटीज़ की तरफ, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।